नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी खबरों को लेकर के हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है और पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। उस याचिका का शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं सुनील कुमार जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भी हैं और पहले भी वो एकेडमिक काउंसिल के सदस्य रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस जो याचिका का प्रभाव है किस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर पड़ेगा। मतलब याचिका दाखिल हुई, इसका कितना असर पड़ेगा शिक्षकों की नियुक्ति पर? देखिए, अचानक निश्चित रूप से आपने जो कहा कि एक दशक से मतलब ये करीब करीब बंद थी, बावजूद इसके कि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध, एक वर्ष को छोड़ के जब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया था जिसमें डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर का एक असमंजस्य की स्थिति फैल गई थी। लेकिन बाद में जब संसद से वो विधान बन गया है तो उसके हिसाब से मतलब अब 10 साल से कोई रोक नहीं होने के बावजूद भी दिल्ली विश्वविद्यालय में ये नियुक्ति प्रक्रिया सबसे देरी से शुरू हुई, अभी भी अगर शुरू हुई है तो। लेकिन जैसे ही ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई तब से ही जो उस 10-15 साल की मानसिकता से जो ग्रसित कुछ लोग थे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का प्रतिबंध ना होते हुए भी यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होने देना चाह रहे थे, वो लोग बहुत तेजी से फिर से सक्रिय हो गए, जिन्होंने यहाँ पर दशकों तक जो है लोगों की प्रमोशन नहीं होने दी और किसी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया को परिणति नहीं चढ़ने दी, और उसको लेकर कई केसों के माध्यम से अभी तक कोर्ट में जा चुके हैं। और जिन केस की आप अभी बात कर रहे हैं वो ताज़ा 1-2 नए केस हैं। तो ये जो याचिका है, इस याचिका में डूटा पर याचिका दायर की गई है, डूटा के खिलाफ याचिका दायर की है, डूटा को पहली बार पार्टी बनाने की बात हो रही है। देखिए, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि शायद याचिकाकर्ताओं को ये पता ही नहीं है कि पार्टी उस खासकर जहाँ पर संस्थानिक प्रक्रियाएं होनी होती हैं तो विधि विधान से जो बंधी हुई संस्थाएं होती हैं उनको जरूर निश्चित रूप से पार्टी बनाना चाहिए। चाहे तो आप कॉलेज को बना सकते हैं, सारे कॉलेजेस को बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी को बना सकते हैं, आप यूजीसी को बनाइए, आप मिनिस्ट्री को बनाइए, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप जो डूटा है, हमारी संस्था है, हम सब मिलके एक प्रेशर ग्रुप के रूप में उसमें काम करते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया का कौन सा नीति निर्धारण होगा, किस प्रकार के नियम लागू होंगे, इस पे डूटा का कोई लेना देना है नहीं। तो डूटा को मतलब ये तो अध्यापक होते लिए हमारे सब के लिए एक अनफॉर्चुनेट बात है कि डूटा को उसमें पार्टी बनाया गया है, जबकि उसका कोई उसमें लेना देना है नहीं। डूटा इस तरीके से कोई रिप्लाई देगी भी तो क्या देगी, रिप्लाई क्या दे सकती है इसके पास, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है नियुक्ति करवाने का है नहीं। भी ये ध्यान है जिस समय पे हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमें याद है कि 2019 में 4 तारीख को यहीं पे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। बाद में उसने समायोजन के आंदोलन के रूप में अपना जो है रूप परिवर्तित किया, लेकिन एनडीटीएफ ने हमेशा से ही इस शब्द का, रेगुलराइजेशन शब्द का ही प्रयोग किया, क्योंकि यही वैधानिक रूप से एक सही शब्द है किसी भी एक ऐसी स्थिति से जिसमें कोई व्यक्ति नियमित नहीं है शुरू में और उसको एक किसी प्रक्रिया के तहत नियमितीकरण की प्रक्रिया पे जाना है। तो आज तक जितने भी जजमेंट आए हैं किसी में भी एब्जॉर्प्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, सब जगह रेगुलराइजेशन शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए हमने भी शुरू से ही रेगुलराइजेशन शब्द का प्रयोग किया है। लोगों ने अपनी कुछ मानसिकताओं के चलते, अपने छद्म राजनीति के चलते इस समायोजन के जो है कह सकते हैं शब्द को हमारे साथियों के बीच में रख कर उनको भरमाने का काम किया, उनको बरगलाने का काम किया। एक सच्ची शिक्षा और शिक्षक के हित में ये काम नहीं किया गया है। इस पिटीशन में रेगुलराइजेशन जो शब्द लिखा गया वो बिल्कुल ठीक लिखा गया है। एब्जॉर्प्शन नाम की कोई ऐसी जो स्थिति हो सकती है या नियमितीकरण की हो सकती है, उसके लिए वो नामकरण ठीक है भी नहीं। इन याचिकाओं में 2018 के जो रेगुलेशन है उसको खारिज कर दिया गया, एक तरीके से निरस्त करने की ये मांग की गई है। देखिए, ये तो मैं सही बताता हूँ कि याचिका के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, वो अपनी मांगों को लेके अदालतों में कोई भी व्यक्ति जाए, लेकिन हमेशा ये देखना चाहिए कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव क्या है। एक गजट नोटिफिकेशन आया है जिसमें 7th पे कमीशन के हमारे सारे बेनिफिट्स 2018 की रेगुलेशन के अंदर रखे हुए हैं।
किस प्रकार से लोगों की जो 10 सालों से जो प्रमोशन नहीं हुई थी वो प्रमोशन उस रेगुलराइजेशन के माध्यम से होनी थी। नियमितीकरण के पहले भी नियम थे, इसमें भी नियम बनाए गए हैं, उनमें कुछ सुधार करके बनाया गया है। अब उसको मान लीजिए कि क्वैश करवाना है, उसको खत्म करवाना है, ऐसा उन्होंने जो है एक प्रस्ताव वहाँ पर रखा है और अदालत इस पे स्वीकार करती है। और 2018 की रेगुलेशन जो गजट नोटिफिकेशन है, हालांकि उसको कोई भी ऐसी सरकार मतलब जो है न्यायपालिका उसको निरस्त करने जाने वाली नहीं है। अगर निरस्त करे तो उसका परिणाम क्या होगा? जो 6000 एजीपी ग्रेड से लेकर प्रोफेसर तक के प्रमोशन जो कॉलेजेस में हुए हैं और सीनियर प्रोफेसर तक के जो कि आपके विश्वविद्यालय के विभागों में हुए हैं, वे सारे के सारे लगभग 8000 यूनिट प्रमोशन जो है वो जीरो हो जाएंगे। अभी तक जो 2000 के करीब नियुक्तियां यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हो चुकी हैं और कुल मिलाएं पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि 2018 रेगुलेशन केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी पर लागू नहीं होता, पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू होता है। तो ऐसी जो 5, 7, 10 हजार नियुक्तियां हो चुकी है, फिर उनका क्या होगा? वो भी खत्म होगी। ऐसा कोई अविवेकपूर्ण निर्णय अदालत लेने नहीं जा रही है, लेकिन इससे याचिकाकर्ताओं की मानसिकताओं का, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है कि वो इस दिल्ली विश्वविद्यालय में, इस देश में शिक्षा के हित में, शिक्षक के हित में कोई सकारात्मक कार्य हो, उसको करने देना नहीं चाहते हैं। ये उनके पीछे की मंशा है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। इसमें जो याचिका दायर की गई है उसमें कितने सालों तक के जो अनुभवी शिक्षक हैं उनको तरजीह देने की बात? देखिए, इस याचिका में आपने भी देखा कि उमा देवी केस को बेस बनाया गया है, जिसके अंदर ही रेगुलराइजेशन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। उसी के अंदर ये प्रावधान भी है कि 10 साल और उससे ऊपर के व्यक्ति जो किसी संस्था के अंदर पढ़ा रहे हैं पहले से ही, उस प्रक्रिया के तहत, नियमितीकरण की उस प्रक्रिया के तहत उनकी पहले वाली नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे कि लास्ट वाली नियुक्ति करके किसी को परमानेंट किया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम जिस प्रक्रिया से एडोक लगते हैं उसी प्रक्रिया से परमानेंट होते हैं। दोनों की सिलेक्शन कमेटी, सुधांशु जी आपको भी पता है कि बिल्कुल अलग है। एडोक हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2007 इसी रेजुलेशन के हिसाब से लगते हैं, और जो नियमितीकरण यानी कि रेगुलराइजेशन का प्रोसेस है वो 2018 रेगुलेशन के हिसाब से, यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से हो रहा है। तो किसी भी एडोक साथी का इसके अंदर एक भी, मैं पूरे दावे के साथ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक भी एडोक साथी इसके अंदर कवर नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये याचिका अगर जो है उनकी स्वीकार हो भी जाती है तो किस प्रकार का समायोजन करने की बात करते हैं और किसको रेगुलराइज करवाएंगे? ऐसे तो केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसा मुझे पता है कि मुश्किल से 13 या 14 लोग हैं जो टेम्परेरी हैं, तो मात्र 14 लोग जो हैं उस प्रक्रिया से जो हैं, जिस इस कोर्ट के माध्यम से परमानेंट हो सकते हैं, उनका रेगुलराइज हो सकता है। इसके अलावा जो 4000 साथी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ पोजीशन पे काम कर रहे हैं, एक दिन में ही इस जजमेंट का लास्ट ऑर्डर आते ही, जैसे इसका जजमेंट आएगी, जैसे ऑर्डर हमारे पास आएगा, पब्लिक में आएगा, सारे एडोक साथी एक झटके में हटा दिए जाएंगे। ये सबके खिलाफ जाने वाली याचिका है। ये 50-30-20 का फॉर्मूला है, इसको लेकर पहले भी बहुत बातें हुई जी, और इस याचिका में भी निरस्त करवाया था। और दिल्ली विश्वविद्यालय में 100% वेटेज जो है वो हमें इंटू बोर्ड को देने के लिए, सिलेक्शन बोर्ड को देने के लिए जो है हमने सिफारिश की थी, और 2018 की रेगुलेशन में भी कमेटी बनकर वही आया। ये फार्मूला अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू होता है तो मैं निश्चित रूप से ये कहता हूँ कि ये बहुत अन्यायपूर्ण फार्मूला है। एक तो बहुत लंबे समय से यहाँ पर आपने देखा होगा कि 60 साल का व्यक्ति भी एडोक पढ़ा रहा है, 63 साल का व्यक्ति भी है, और 50 साल के व्यक्ति तो मतलब मैक्सिमम सब हो ही चुके हैं कि वे लोग भी यहाँ पढ़ा रहे हैं। समय समय पर हमारा जो मार्किंग पैटर्न बदलता रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 50% अंक लेकर भी आज भी कुछ ऐसे साथी हैं जो एलिजिबल हैं, और हर बार की रेगुलेशन उनको एलिजिबल ठहराती है। आज 80%, 90% नंबर आना एक आसान बात है। 1970-80 के दशक में 50% नंबर आना भी बड़ी बात होती थी। तो ठीक जैसे ही 50-30-20 का फार्मूला लागू करेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के वे सारे साथी उस एकेडमिक परफॉर्मेंस में ही इतने पीछे छूट जाएंगे कि वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, जो एक बिल्कुल अन्यायपूर्ण व्यवस्था होगी,
दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे इतने लंबे समय के साथ ही फिर उनको न्याय कैसे मिलेगा? ये उनके खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। अभी भी तो समस्याएं आ ही रही हैं। अगर विभागों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को देखा जाए तो वहाँ पर वो लोग तो बाहर ही हो रहे हैं जो 90 के या 2000 के दशक के लोग हैं, वो ज़्यादातर बाहर हो जा रहे हैं उस प्रक्रिया से। देखिए सुधांशु जी, ऐसे सवाल पूछने को बड़ा अच्छा है कि आपने यह सवाल पूछा है, लेकिन आप ऐसा स्क्रीनिंग पैटर्न दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2018 की रेगुलेशन आने के बाद जब नेगी जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर थे, इसका स्क्रीनिंग पॉइंट पहले आपको याद होगा कि 60 एपीआई स्कोर होता था, फिर हमने इसको घटवा कर जो है 50 कर दिया। आज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक भी टीचर ऐसा नहीं है जो इसकी 50 की सीमा के अंदर नहीं आता हो। अब एक भी टीचर को नहीं ला सकते दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पुराने समय में जिसका 50% था, उसके 50 एपीआई स्कोर नहीं बना है, उसको उसके कारण से इंटरव्यू लेटर नहीं मिला है। एक भी मैं दावे से आपको कह रहा हूँ। याचिकाकर्ताओं की मंशा जो भी हो, लेकिन अगर हम एक सोशल बहस की बात करें तो ये चल रही है बात कि अगर 100% प्रक्रिया में साक्षात्कार को महत्व दे दिया जाए तो जो है लोग जो है नए लोग जो अभी पीएचडी नहीं हुए हैं या अनुभव नहीं है जिनके पास, वो भी नियुक्ति पा जाते हैं। इसका विरोध तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस तरीके का विरोध आप देख रहे होंगे, तो इसके पीछे क्या राजनीति देख रहे हैं या क्या मन? ऐसा देखने को आपको लगता है, लेकिन कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया है या कोई भी प्रक्रिया है, सारे पद सबके लिए हमेशा सार्वजनिक रूप से खुले होने ही चाहिए, प्रत्येक योग्य व्यक्ति के लिए। आप कह रहे हैं कि जो नए लोग पा जाते हैं उनको अधिकार है, लेकिन नए और पुरानों में आप भेद करेंगे तो पुरानों के तो जो पहले ही सवाल के अंदर आपने पूछा कि उनका तो एकेडमिक स्कोर पहले ही नीचे है, और नए वाले बच्चों का एकेडमिक स्कोर तो वो तो आज के टाइम में ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ही 70% 80% लेकर आते ही हैं, क्योंकि हमारा मार्किंग सिस्टम ऐसा हो गया है। तो वो उस एकेडमिक वाले परफॉर्मेंस में उनसे आगे निकल जाते हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट या पीएचडी कर ले या एमफिल कर ले या अपना जेआरएफ निकाल देने से ही वो उनके बराबर के मार्क्स लेके आ जाते हैं जो कि पुराने टीचर हैं। तो ऐसा कोई अन्यायपूर्ण नहीं है और सबको एक समान मिलना चाहिए। और अभी जो लगभग 2000 नियुक्तियाँ यहाँ पर हो भी चुकी है, उनके अंदर भी देखेंगे कि सीनियर साथियों को महत्वता दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि जूनियर साथियों के अपॉइंटमेंट नहीं हुए, बहुत न्यायपूर्ण तरीके से ये रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस जो बड़ी मेहनत करके हम लोगों ने यहाँ चालू करवाया है वो ठीक तरीके से चल रहा है। कुछ खामियां रह सकती है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट वगैरह होता है, डूटा उसमें संज्ञान लेता है, प्रिंसिपल से बात करता है, डीयू प्रशासन से बात करता है। हमारा उसको मिनिमाइज करवाने का प्रयास हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये पुराने समय से पढ़ा रहे शिक्षक साथियों का यहाँ नियमितीकरण होने का पूरा हक बनता है। याचिका को आप कैसे देखते हैं? न्यायिक प्रक्रिया के तहत देखते हैं या राजनीतिक मंशा के रूप में? देखिए, याचिका जब तैयार की गई है तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तैयार की गई है और इसके अंदर सामाजिक विद्वेष की भावना है। कुछ लोगों को निश्चित रूप से इस बात को हजम नहीं हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रिजर्वेशन लागू हो जाने के बाद एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस की सीट लगाकर टोटल 60 से 70% की जो है वो जो वैकेंसीज आ रही हैं वो डाउन ट्रोडन सोसाइटी यानी कि पीपल के लिए आ रही हैं, समाज का जो निचला तबका उसके लिए आ रही है। जिन्होंने दशकों तक उन साथियों को उच्च संस्थानों से दूर रखा, रिजर्वेशन लागू हो जाने के बाद भी, मंडल कमीशन लागू हो जाने के बाद भी, ईडब्ल्यूएस आने के बाद भी उन लोगों के पेट में बहुत जोर से मरोड़ उठी हुई है कि ये लोग किस प्रकार से उच्च शिक्षण संस्थानों में परमानेंट हो रहे हैं। तो न केवल राजनीतिक मंशा उनकी खराब है, बल्कि सामाजिक विद्वेष की भावना से ये याचिका डाली गई है। हाँ, याचिका डल जाने के बाद इसका जो भी निर्णय होगा वो न्यायपूर्ण होगा, वो जस्ट होगा। ऐसा हम अपनी अदालतों पर जो है विश्वास हमेशा से करते आए हैं। सरकारों से हमारे विश्वास कई बार डगमगाए हैं, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर अभी तक लोगों का विश्वास बना हुआ है। और यहाँ भी 2018 की रेगुलेशन को लेकर और रेगुलराइजेशन के प्रोसेस को लेकर एक न्यायपूर्ण निर्णय अदालत के माध्यम से आएगा। हम इसकी पूरी आशा रखते हैं। कोई भी अविवेकीय, तर्क
जो विहीन जो है पिटीशन अदालत के अंदर सस्टेन नहीं कर सकती, जिसमें इतने बड़े समाज का भला हो चुका है, उन सारी प्रमोशंस को, उन सारी नियुक्तियों को निरस्त अदालत नहीं कर सकती है। गजट नोटिफिकेशन का अपना एक महत्व होता है, अदालतें उसको पूरा महत्व देती हैं और मैं पूरी आशा रखता हूँ कि 2018 की रेगुलेशन के हिसाब से ही लोगों का आगे भी प्रमोशन होता रहेगा और लोगों को रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको एक बार फिर से अदालत मोहर लगाएगी, ना उनको स्टे मिलेगा बल्कि उनकी इस याचिका पर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसी अदालत फैसला देगी, हमारा विश्वास। कोई संदेश शिक्षकों के लिए यही संदेश है, देखिए ऐसी शक्तियां हमेशा समाज में रही हैं जो नकारात्मक, गलत, द्वेषपूर्ण ऐसे निर्णयों की तरफ बढ़ती हैं और समाज में जब भी कोई अच्छा कार्य होने लगता है तो उसमें एक बाधा उत्पन्न करने का काम करती है। जो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, जो सही प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं, वो कई बार उस लड़ाई में अकेले पड़ जाते हैं। हम खड़े हुए हैं, आप हमारा साथ दीजिए इस शिक्षा को बचाने के लिए, अपने हकों को बचाने के लिए, अपनी शिक्षा जगत को बचाने के लिए, शिक्षकों को बचाने के लिए, अपनी प्रमोशन को बचाने के लिए, अपनी रेगुलराइजेशन प्रोसेस को चालू रखने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, डूटा का साथ दीजिए, एक ऐसे सकारात्मक नेतृत्व वाले लोगों का साथ दीजिए। आप देखेंगे कि ये नकारात्मक बदलाव हम निश्चित रूप से नहीं होने देंगे, चाहे हमारा उसके लिए हमें कोई काम करना पड़े।